चलो देखो, हम लोग का जो ये पहला चैप्टर है ना, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ने वाले थे ना, मैटर इन SURROUN, यही पढ़ने वाले थे हम लोग का, यही पहला चैप्टर था। तो बाबू देखो, ये पहला चैप्टर स्टार्ट करने से ना हम लोग को कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, हम लोग को कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से देखो पहला बेसिक होगा हम लोग का एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। एटम के बारे में मैंने बता रखा था ना, एक बार फिर से आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड को तो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था, इसको भी करना था, ठीक है। वॉल्यूम एक्सप्लेन कर दिया था, बट फिर से अभी समझाऊंगा। डेंसिटी और मास, और एक कॉमन चीज होता है मास के बाद वेट। मैंने वेट के बारे में बस बताया था कि एक फोर्स होता है, यही ना। आज इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलो ध्यान देना। तो सबसे पहले एटम के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले किसके बारे में, एटम के बारे में। ये देखो एटम क्या होता है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बोलो। और ध्यान रखना, ये जो जितना मैं लिखूंगा ना, तो ये सिर्फ पीडीएफ तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे कॉपी में गुड हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ठीक ना। देखो, तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स, छोड़ दो ये रहने दो, सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर तक रहने दो, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन होता है। तो देखो चैप्टर का भी नाम हम लोग का था क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इसमें जैसे मैंने एटम के बारे में जिक्र किया, तो यहाँ पर आ गया क्या, मैटर। तो अगर मैटर का मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या दूंगा, एनीथिंग which have mass and occupy a space, यही होगा। अच्छा, बट एक डेफिनेशन और मैं दे रहा हूं, ठीक ना, ध्यान से देखना। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, ये भी मैं बोल सकता हूं, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। कैसे, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम कैसे, चलो ध्यान देना। सबसे पहले एटम का समझते हैं। जैसे ये देखो, ये एक मेरा वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी है। अब इस लकड़ी को मैंने दो आधा किया, ठीक। तो दो आधा किया तो देखो ये एक पार्ट आ गया मेरा, और फिर इस पार्ट को वापस मैं आधा करूंगा, इस पार्ट को मैं वापस आधा करूंगा। और आधा करते करते, इन द सेंस आधा करने का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको ब्रोक करने के लिए, यानी तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो आधा करते 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 बाबू, एक पार्ट इतना छोटा बचेगा ना, एक पार्ट इतना छोटा बचेगा कि हम लोग अपने हाथ से, हम लोग अपने हाथ से इसको आगे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, आगे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और जो जिस पार्ट को हम लोग अपने हाथ से आगे ब्रेक नहीं कर पाएंगे ना, उसी को हम लोग एटम बोल देंगे, उसी को हम लोग एटम बोल देंगे, इसी को हम लोग एटम बोल देंगे। बोलो क्लियर यहाँ तक, ठीक। तो देखो, एक साइंटिस्ट ने बताया था मैंने, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ये बोला ना कि एटम को आगे नहीं तोड़ सकते, एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है
उसके आगे कुछ, उसके बाद तो स्मॉलेस्ट पार्ट होता ही नहीं है। जॉन डाल्टन ने क्या बोला? एटम ही स्मॉलेस्ट यूनिट, नहीं पार्ट नहीं लिखो, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये जॉन डाल्टन ने बोला। बट बाद के जब साइंटिस्ट आए ना तो उन्होंने बोला नहीं कि नहीं, एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होता है, एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होता है। एटम के अंदर तीन चीज और पाई जाती है, एटम के अंदर तीन चीज और पाई जाती है, एटम के अंदर तीन चीज और पाई जाती है। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है? प्रोटॉन। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। अच्छा, अब बताओ इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या था? ई के ऊपर माइनस, इसका स्मॉल पी या कैपिटल पी दोनों चलेगा, और इसका स्मॉल एन या कैपिटल एन दोनों चलेगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा था? नेगेटिव था। प्रोटॉन का नेचर कैसा था? पॉजिटिव था। न्यूट्रॉन का नेचर कैसा था? न्यूट्रल, जीरो। क्या था? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो जो जो चीज ना ही नेगेटिव रहेगा ना ही पॉजिटिव रहेगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? न्यूट्रल। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे ध्यान देना। इसके बाद जरा ध्यान देना, मैंने ये बताया था ना, जो ये इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहां पर रहता है? ये कहां पर रहता है? ऑर्बिट पर। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है? ऑर्बिट पर। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये साथ में रहते थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते थे? साथ में। और साथ में कहां रहते थे? न्यूक्लियस में। साथ में कहां रहते थे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां होता है? न्यूक्लियस कहां होता है एटम का? तो एटम के सेंटर में। न्यूक्लियस कहां होता है? एटम के सेंटर में। यहाँ पे देखो, जरा ढंग से देखोगे तो ये एटम का सेंटर दिख रहा है। और जरा अभी अभी मैंने बताया कि देखो प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन का नेचर, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो रेड वाले डॉट है इसका साइन पॉजिटिव दिया होगा, और बाकी जो ग्रीन वाले हैं उसका साइन कुछ नहीं दिया, यानी न्यूट्रल, जीरो। और ये जो सेंटर हो गया, ये जो सेंटर हो गया, इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये जो सरफेस इसका दिख रहा है एटम का, ये जो सरफेस दिख रहा है इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? ऑर्बिट। सरफेस को क्या बोल दिया? ऑर्बिट। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और बताया था, याद करो कि इलेक्ट्रॉन क्या रहते थे? तो ये मूव कर सकते थे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते थे? फिक्स रहते थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते थे? फिक्स रहते थे। यानी यहाँ पर न्यूक्लियस में जो भी चीज रहेगा, न्यूक्लियस में जो भी चीज रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और जो ऑर्बिट पर रहेगा या सरफेस पे रहेगा वो क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद एक चीज और जरा ध्यान देना, हमने बात किया कि एटम किस चीज से मिलकर बना है? तो एटम तीन चीज से मिलकर बना है। एटम कितनी चीज से मिलकर बना है? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का नेचर, प्रोटॉन का नेचर, न्यूट्रॉन का नेचर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन जीरो, वो नहीं पढ़ना है उसको, जीरो है वो क्या है? जीरो है। तो बोलो, एटम के बारे में सारा कुछ क्लियर हुआ? एटम के बारे में सारा कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक बात मेरे से को बताना, ठीक ना? एटम के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है अब? अच्छा, एटम के बाद आता है ना एलिमेंट। एटम के बाद आता है एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट, ध्यान देना, इसको हवा में मत उड़ा देना। एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत लोग एटम को ही, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एटम को ही एलिमेंट बोल देते हैं, जो कि गलत है। एटम को ही क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। एटम को ही क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। ये गलत है। ये क्या है? गलत है।
सपोज दैट मेरे पास ये गोल्ड है, ठीक ना, ये गोल्ड है, गोल्ड का बिस्किट है, गोल्ड का बिस्किट है। गोल्ड कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा ही ना होता है, येलो में होता है, इसका आउटलाइन में येलो कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ये गोल्ड है, समझ में आ रहा है ना कि ये गोल्ड है, ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा हूं ना कि ये सिर्फ गोल्ड है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सिर्फ क्या है बाबू? गोल्ड है। अच्छा एक ब्लॉक और मैं ले रहा हूं, एक ब्लॉक मैं और ले रहा हूं, ठीक ना, एक ब्लॉक और ले रहा हूं और इस ब्लॉक का कलर मैं पूरा ब्लैक कर दे रहा हूं, इस ब्लॉक का कलर मैं पूरा ब्लैक कर दे रहा हूं और ये बोल दो ना कि ये आयरन है, ये क्या बोल दे रहा हूं? आयरन है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। एलिमेंट के लिए मेरे को ये बता कि गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड का एटम मिलेगा, गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड का एटम भरा पड़ा होगा। अच्छा आयरन के अंदर किसका एटम मिलेगा? गोल्ड का एटम, एल्युमिनियम का एटम, डायमंड का एटम, क्या सिर्फ आयरन का एटम मिलेगा? आयरन का एटम, सिर्फ आयरन का एटम में मिलेगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक सोडियम ले लेता हूँ, पीरियोडिक टेबल में सोडियम बताया था ना, ये सोडियम ले लेता हूँ तो सोडियम के अंदर क्या मिलेगा? सिर्फ सोडियम का एटम मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा यहाँ पर मैं कैल्शियम ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कैल्शियम ले लेता हूँ तो कैल्शियम के अंदर क्या मिलेगा? सिर्फ कैल्शियम का एटम मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि गोल्ड कैल्शियम के अंदर गोल्ड का एटम मिल जाएगा और सोडियम के अंदर आयरन का एटम मिल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। आगे ध्यान दो, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा देखना। क्या लिखा मैंने डेफिनेशन, पढ़ना तो। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये वाले टर्म पर ध्यान देना, प्योर सब्सटेंस। एक टर्म मैंने लिखा यहाँ पर, क्या? प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब होता है ना नो मिक्सिंग, प्योर का मतलब क्या होता है? नो मिक्सिंग। प्योर का मतलब क्या होता है? नो मिक्स, मिक्सिंग लिख देता हूँ, ठीक है। यानी उसमें कोई अदर सब्सटेंस नहीं मिला हुआ होगा। जैसे ये गोल्ड है तो सिर्फ इसमें गोल्ड मिला हुआ होगा, इसमें कुछ दूसरा, सपोज दैट एल्युमिनियम, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड प्लस एल्युमिनियम है, इसमें सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ गोल्ड है। तो देखो एलिमेंट का मैंने क्या डेफिनेशन लिखा, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है, एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जो एक ही तरीके के एटम से बना हुआ होता है। जैसे गोल्ड एक मेरा सब्सटेंस है कि नहीं बताना, एक वस्तु है कि नहीं, एक द्रव है कि नहीं, एक मटेरियल है कि नहीं। मटेरियल नाउन याद करो उधर, मटेरियल नाउन में क्या क्या आता था? जो भी मटेरियल बना हुआ रहता था मटेरियल का होता था ना, गोल्ड, एल्युमिनियम, इवन कोल, ये सब सब आ जाता था, वायर, ये सब मटेरियल नाउन में आ जाते थे ना। अच्छा तो ये देखो, ये जो गोल्ड है तो ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है और इस गोल्ड सब्सटेंस के अंदर सिर्फ गोल्ड का एटम मिलेगा मेरे को। अच्छा ये आयरन है बाबू, तो ये आयरन भी एक सब्सटेंस है, आयरन भी एक सब्सटेंस है, तो आयरन के अंदर क्या मिलेगा? आयरन का एटम मिलेगा सिर्फ। अच्छा ये सोडियम है तो इसके अंदर क्या मिलेगा? सिर्फ सोडियम का एटम, और सोडियम एक सब्सटेंस है मेरा, सोडियम एक सब्सटेंस है। अच्छा कैल्शियम भी एक सब्सटेंस होता है, सब कुछ एक सब्सटेंस ही होता है, ठीक, सब कुछ एक सब्सटेंस होता है, सब कुछ एक सब्सटेंस यानी वस्तु होता है, सब कुछ एक सब्सटेंस होता है। और सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर।
प्योर का मतलब हो गया, प्योर का मतलब हो गया नो मिक्स, और इसमें क्या होता है मिक्स। सपोज दैट ये मेरा सॉल्ट है, ये मेरा एक सॉल्ट लिया मैं, ठीक है। सॉल्ट में अगर मैंने शुगर ऐड कर दिया ना, देखो देखो सॉरी 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 सुनना, सॉल्ट है, प्योर सॉल्ट है, उसमें कुछ अदर चीज ऐड नहीं किया, तो उसको बोल देंगे प्योर सब्सटेंस। सिर्फ शुगर लिया, ठीक, सिर्फ शुगर है, शुगर के अंदर सिर्फ शुगर का व्हाइट व्हाइट छोटा छोटा क्रिस्टल मिलेगा, उसको मैं बोल दूंगा क्या प्योर सब्सटेंस। बट मैंने इधर क्या किया, साल्ट प्लस शुगर को मिला दिया आपस में, साल्ट प्लस शुगर, शुगर के क्रिस्टल ले लो और साल्ट के क्रिस्टल ले लो और आपस में क्या करो, मिला दो। तो इन दोनों को जैसे ही मिलाओगे तो वो मिक्स हो गया ना, और जैसे ही दो चीज मिक्स होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं, इम्प्योर, उसको क्या बोल देते हैं। अब जरा एक कॉमन सेंस लगा के मेरे को बात बताना, जैसे H2O लिखा, ये क्या है मेरा, वाटर। ऐसे तो अगर देखिए, अगर सिर्फ मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, अगर मैं सिर्फ इस ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, इसमें सिर्फ अगर ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, ग्लास ऑफ, देखो डायग्राम तक नहीं बनता है, साइंस और मैथ के टीचर से डायग्राम जल्दी नहीं बनेगा। मैंने इसमें वाटर लिया, अच्छा तो मैं इसमें बोल दूंगा कि इसमें सिर्फ क्या भरा पड़ा है, वाटर, वाटर के अलावा मैंने कुछ ऐड नहीं किया, तो इसको मैं प्योर बोलूंगा कि इम्प्योर बोलूंगा, प्योर बोलूंगा। अच्छा, अगर मैं केमिकल लेवल पर जाता हूँ, माइक्रो लेवल पर जाता हूँ, एटॉमिक लेवल पर जाते हैं, तो मैंने एटम का, सॉरी वाटर का एक पार्टिकल उठाया, वाटर का क्या किया, एक क्या उठाया, एक पार्टिकल उठाया, पार्टिकल बोले तो एक मॉलिक्यूल उठाया, एक मॉलिक्यूल उठाया। और ये एक मॉलिक्यूल को जब मैंने चेक किया ना, तो मैंने इसमें देखा ना कि इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है। तो अब बताओ, जब मैंने पार्टिकल लेवल पर गया, मैं मॉलिक्यूल लेवल पर गया, तो मेरे को वाटर के अंदर दो चीज दिख गए, एक हाइड्रोजन दिख गया और एक, तो मॉलिक्यूल लेवल पर ये प्योर है कि इम्प्योर है, इम्प्योर है। बट जब हम लोगों ने सामने से देखा, इस गिलास में सिर्फ क्या भरा था, वाटर, तब ये क्या हुआ, प्योर की इम्प्योर, तब ये प्योर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे ही इसको मिक्स कर देते हैं, इसको सिर्फ शुगर को, सिर्फ किसको मिक्स कर रहे हैं, शुगर को, तब भी अब इसको क्या बोलेंगे, प्योर की इम्प्योर बोलेंगे, इम्प्योर ना बोलेंगे, क्योंकि पहले से ये सिर्फ क्या था, वाटर, और इसमें एक दूसरा चीज मैंने ऐड कर दिया ना, दूसरा चीज क्या है ऐड किया, यानी दूसरा चीज अगर किसी भी चीज में ऐड करोगे तो इम्प्योर ही बनेगा, वो क्या बनेगा, इम्प्योर ही बनेगा। तो प्योर और इम्प्योर का कहानी समझ में आया, ठीक है। देखो फिर से, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम क्या होता है, किसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मैटर का। एलिमेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, एलिमेंट क्या होता है, एक कैसा सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस। और वो प्योर सब्सटेंस कितने तरीके के एटम का बना हुआ होता है, एक तरीके के एटम का, कितने तरीके के एटम का, एक तरीके के एटम का। तो बोलो, यहां से अभी तक मैंने समझाया क्या क्या, एटम के बारे में समझाया, मैटर क्या मैटर क्या होता है, मैटर एटम से बना हुआ होता है। जैसे ये देखो, सपोज दैट, एक चीज और यहां पर समझाना चाहूं, ये मेरा गोल्ड का एक एटम है, ये मेरा गोल्ड का एक एटम है, गोल्ड का एक एटम है। इसी प्रकार गोल्ड का तो बहुत सारे एटम्स को लेते हो, इसी प्रकार से मैं गोल्ड के बहुत सारे एटम्स को, गोल्ड के बहुत सारे एटम्स को क्या करूं, लेते आऊं, और उसको एक जगह पैक कर दूं, उसको एक जगह क्या करूं, उसको एक जगह क्या करूं, इन सारे गोल्ड के एटम्स को पैक करूं, इन सारे गोल्ड को एटम्स को मैं एक जगह क्या करूं, पैक करूं। और जैसे ही मैं इनको एक जगह पैक कर दूंगा, एक जगह इकट्ठे कर दूंगा, तो यही क्या बन जाएंगे मेरे, मैटर, यही क्या बन जाएंगे, मैटर। अभी मैंने जस्ट बताया ना, क्या बताया कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, और क्या मैटर क्या चीज से बना हुआ है, एटम से। तो यहां पर सारे गोल्ड के एटम थे अभी, एक दो तीन इधर इधर बिखरे हुए, तो मैंने उनको क्या किया, इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसको क्या कर लिया, और कलेक्ट कर कर एक जगह लेते आया, कलेक्ट कर कर एक जगह
और ये क्या बन गया, एक मैटर बन गया, क्या बन गया, मैटर। और इस मैटर को मैंने क्या नाम दिया, गोल्ड। इस मैटर का क्या नाम था, गोल्ड। अच्छा, ये प्योर गोल्ड है कि इसमें कुछ मिक्सिंग भी है, प्योर है तो ये एक एलिमेंट बोल देंगे, इस पूरे मैटर को एक एलिमेंट हम बोल सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, अब रहा बात, तो मैं एटम और मॉलिक्यूल के बीच डिफरेंस लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो दिक्कत एग्जाम में आ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। इधर साइड हो गया एटम, इधर साइड हो गया एलिमेंट, इधर साइड हो गया एटम, इधर साइड हो गया एलिमेंट। एटम का देखो, और ये ध्यान रखना, ये सारा कॉपी में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बस रहने, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉपी में भी सारा नोट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या लिखेंगे, प्योर सब्सटेंस consisting of only one type of atom। अभी दोनों को मैंने तो एक्सप्लेन किया ही था, किया था ना, बोलो। दूसरा डिफरेंस, ये जो एटम क्या होता है, ये मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल मीन्स कण, पार्टिकल मीन्स कण, मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक, क्या आप बोले थे, उन सब एटॉमिक, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन, यही था, सबका सिंबल मैंने बता रखा था। अच्छा, ये क्या था इसका, each element has a unique atomic number, each element has a unique, ये मतलब जो समझ, ये जो दूसरा मैंने डिफरेंस लिखा, ये समझ में आया, ये समझ में आया, समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना ये मेरी बातों को। यहाँ पर अगर याद होगा तो मैंने पहले जब पढ़ाया था तो लिखा था 1 पर हाइड्रोजन है, 2 नंबर पर हीलियम है, 3 नंबर पर लिथियम है, ऐसा ही 4 5 6 7 ऐसे करते करते मैंने 20 तक पहुंचा था। 20 पर क्या था, कैल्शियम था, ठीक है। 20 में 8 भी होगा, 6 पर कार्बन था, 7 पर नाइट्रोजन था, 8 पर ऑक्सीजन था, याद है ना। अच्छा, तो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ है ना 1 2 3 से ऐसे लेके 20 तक, ऐसे लेके जो ये 20 तक लिखा हुआ है ना, ये सारे होते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर पता है क्या होता है। अच्छा, अभी जैसे मैंने ये इधर जो फिगर दिखाया था, इधर जो मैंने अभी फिगर दिखाया था, ये वाला जो फिगर अभी दिखाया था, ये किसका फिगर था, एटम का फिगर था। जरा ध्यान देना इस एटम वाले फिगर में, सरफेस पे क्या रहता था, इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे क्या रहता था, सेंटर में क्या रहता है, प्रोटॉन। तो अब सिर्फ प्रोटॉन का बात करते हैं, सिर्फ किसका बात करते हैं, तो सेंटर में यानी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं ना,
वही ये एटॉमिक नंबर रहता है, वही ये एटॉमिक नंबर रहता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन है, मैं क्या बोल रहा हूं, यह ऑक्सीजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, वो कितने प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होगा। कितना प्रोटॉन होगा, 8। इसी प्रकार अगर मैं कार्बन का बात करूं, इसी प्रकार मैं किसका बात करूं, कार्बन का, तो मैं पूछूं कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। अगर मैं लिथियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछूं तो क्या बताएगा, अगर मैं हीलियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछूं तो क्या बताएगा, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछूं तो, कैल्शियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछूं तो, अच्छा एक 18 नंबर पर एक एलिमेंट आता है आर्गन, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 18। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का ही ना बनाया था, तो ऑक्सीजन के पास अगर 8 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ, हीलियम का कितना है, 2। अच्छा आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर चेक करो, 18 है। और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन, समझ में आया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। देखो तो अब ये वाला टर्म समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, ईच एलिमेंट हैज यूनिक एटॉमिक नंबर। यूनिक एटॉमिक नंबर मीन्स, यूनिक एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने एलिमेंट्स होते हैं करीब करीब 114 होते हैं, ढंग से अगर देखा जाए तो 114 होते हैं, नहीं तो 115 117 तक भी गए हैं। तो जो 114 एलिमेंट है, 114 जो एलिमेंट है ना, उन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होगा। जैसे यहीं से देख लो ना, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। हीलियम में, लिथियम में, इसके बाद 4 पे आता है बेरिलियम, तो उसका कितना होगा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो जो उसके एटॉमिक नंबर रहेंगे बाबू, वही उसके क्या रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलो ये दो को डिफरेंस याद रहेगा, ये दो को डिफरेंस याद रहेगा, ये दो को डिफरेंस याद रहेगा। अच्छा जल्दी आना थोड़ा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर का फिर बेसिक पे पहुंचेंगे, ठीक ना। क्या लिखा है मैंने, देखो एलिमेंट, एलिमेंट समझ में आया ना, क्या समझाया था अभी एलिमेंट के बारे में मैंने,
एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है। तो जब एक प्योर सब्सटेंस किसी और दूसरे प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस, चलो मैं दूसरे प्योर सब्सटेंस के साथ, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी एक प्योर सब्सटेंस जब दूसरे प्योर सब्सटेंस के साथ मिक्स होता है ना, जब एक प्योर सब्सटेंस के साथ मिक्स होता है तो क्या बनता है? कंपाउंड। क्या बनता है? कंपाउंड। क्या बनता है? जैसे C+O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस क्या मिलकर बना दिया? CO2। ये देखो, अगर सिर्फ सिंगल चेक करो तो ये कार्बन है, यहां पर सिर्फ कार्बन भरा पड़ा होगा तो कार्बन एक प्योर सब्सटेंस है। यहां पे देखो ये क्या है? ऑक्सीजन, ये भी सिर्फ ऑक्सीजन है, बट इन दोनों से जो मिलकर ये कंपाउंड बना इसको बोल दिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोल दिए? और कार्बन डाइऑक्साइड क्या मेरा कंपाउंड बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो कार्बन का तो मतलब समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे C है, डाई मतलब ये 2, डाई मतलब ये 2, डाई का मतलब होता है 2, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। यानी इस फॉर्मूले में क्या है? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक चीज और, जैसे H2 प्लस O2, यहाँ पे देखो तो सिर्फ हाइड्रोजन है, एक प्योर एलिमेंट है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, प्योर एलिमेंट है। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? इसको क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। ये मेरा एक कंपाउंड हो गया, ये मेरा एक कंपाउंड हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस ये क्या है मेरा? ये रहने दो, छोड़ो, डायरेक्ट मैं समझाता हूँ, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ग्लूकोज का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ग्लूकोज GluCOAC। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। मेरे को बताना, कार्बन एक मेरा सिंगल एलिमेंट है, कह सकते हैं। हाइड्रोजन भी एक प्योर एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी मेरा एक प्योर एलिमेंट है। देखो तो तीन अलग एलिमेंट, तीन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन अलग एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? ठीक है, देखो सोडियम मेरा एक प्योर एलिमेंट होता है, सोडियम मेरा एक क्या होता है? क्लोरीन मेरा प्योर एलिमेंट होता है। जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं ना, देखो ये भी एक मेरा प्योर सब्सटेंस, सोडियम भी मेरा एक प्योर एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस, क्लोरीन भी मेरा एक प्योर सब्सटेंस या प्योर एलिमेंट। इन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? NaCl। बट ये जो NaCl बना इसको क्या बोल देंगे? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये मिक्सिंग से बना है। किसके मिक्सिंग से बना है? एलिमेंट के मिक्सचर से। एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के मिक्सचर के से बना है। ठीक है, समझ में आया? तो कंपाउंड पूरी तरह से क्लियर है। कंपाउंड मैं ऐसा मान के चलूं कि पूरी तरह से क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, इसमें से तुम बताना कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है, कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है। मैं डायग्राम ही बना दे रहा हूं, ठीक ना? देखो ध्यान देना, यहां पर मैं लिख रहा हूं आयरन, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं सॉल्ट, सॉल्ट नहीं, यहां पे लिख रहा हूं गोल्ड, यहां पे लिख रहे हैं NaCl, यहाँ पे लिख रहे हैं HCl, यहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिख रहे हैं कार्बन। बताओ कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है?
देखो तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, आयरन। तो आयरन का अगर ढंग से देखा जाए तो सिर्फ Fe होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एलिमेंट, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर सिर्फ क्या दिखेगा मेरे को, Fe मिलेगा। Fe का एटम मिलेगा, किसके एटम मिलेंगे, सिर्फ यानी आयरन के एटम मिलेंगे। गोल्ड का होता है Au, इसको जितना भी तोड़ोगे, जितना भी ब्रेक करोगे, इसको जितना भी ब्रेक करोगे तो इसके अंदर सिर्फ क्या मिलेगा, Au का एटम। NaCl, जब इसको ब्रेक करोगे ना, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन, जो हम लोग ईट करते हैं। ये इडिबल होता है, ये क्या होता है, एडिबल होता है। ये क्या होता है, इडिबल होता है, हम लोग इसको खा सकते हैं, हम लोग इसको। अच्छा, तो जब इसको तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो हमको NaCl मिलेगा। जब NaCl में वापस चेक करेंगे तो पता चल रहा है कि ये दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। तो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट मिल गया उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे कि एलिमेंट बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो ये क्या निकल गया, कंपाउंड। कार्बन, कार्बन के अंदर सिर्फ किसके एटम मिलेंगे, कार्बन के। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन के एटम। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट। बट ये HCl, HCl एक एसिड होता है। HCl क्या होता है, एसिड होता है। जरा ध्यान से देखो, H और Cl, H मीन्स हाइड्रोजन, Cl मीन्स क्लोरीन। तो इसको जब मैंने देखा तो इसके अंदर कितने चीज पाए गए, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। यानी ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, और ये, बोलो, एटम, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में क्लियर हुआ सब कुछ। एटम क्या चीज से बना हुआ था, एटम क्या चीज से बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेचर इसका, नेचर कैसा था, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, ठीक है। जॉन डाल्टन ने क्या बोल दिया था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बट बाद में के साइंटिस्ट लोग ने जब आया तो पता किया कि नहीं, एटम से भी छोटे छोटे होते हैं कुछ चीज, जिसको हम लोगों ने बोल दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते थे, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या, मैटर। मैटर का ऐसे दो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहला ये वाला, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मास। बट ये 9th क्लास का डेफिनेशन देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर क्या चीज से बना हुआ है बाबू, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, सिर्फ गोल्ड के एटम्स लिए थे, इधर उधर थे। और सारे एटम्स को जब मैंने एक जगह क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया, एक जगह क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया, सारे एटम्स को एक जगह कलेक्ट कर दिया, इसी को क्या बोल दिया, मैटर। और ये देखो तो इसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम है ना, तो ये मैटर मेरा क्या हो गया, एलिमेंट। अच्छा, इसमें गोल्ड के साथ अगर कुछ और मिक्स कर देते हो तो क्या बन जाता, गोल्ड के साथ कुछ और मिक्स कर देते हो तो क्या बन जाता, कंपाउंड बन जाता। बोलो, यहां तक क्लियर है ना सब कुछ, यहां तक सब कुछ क्लियर। चलो देखो, हम लोग थोड़ा मास के बारे में और आज जान लेते हैं अच्छे से, मास के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। तो मास को जानने से पहले हम लोग को वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए, डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। मास को जानने से पहले किसके बारे में पता होना चाहिए, वॉल्यूम और डेंसिटी। देखो, अच्छा, वॉल्यूम का मैंने डेफिनेशन क्या लिखाया था, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या लिखाया था, अगर इंग्लिश डेफिनेशन का बात करूं, अमाउंट ऑफ स्पेस that contains और, चलो देखो, डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया, डेंसिटी का भी डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं।
जैसे मेरी बातों को जरा समझना, इसका मैं लिखता हूं, इट इज देखो मैंने डेफिनेशन तो दोनों का लिख दिया, मैंने मास समझाने के लिए डेफिनेशन तो दोनों का मैंने लिख दिया, ठीक ना। तो देखो इसको भी जानने से पहले मैंने एक चीज और समझाया था, एक मैंने समझाया था डी, जिसको 1D भी बोल सकते हैं, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता था, फिर होता था 2D और फिर होता था 3D, डी 2D और 3D। अच्छा, अगर इन सब के डिफरेंस का बात मैं करूं तो डायमेंशन में सिर्फ डी का मतलब डायमेंशनल, डी का मतलब डायमेंशनल, तो डायमेंशनल में जो फिगर आते हैं ना वो पॉइंट आता है, क्या आता है, पॉइंट आता है, लाइन आता है, लाइन सेगमेंट आता है, लाइन आता है, लाइन सेगमेंट आता है, और रे आता है, और क्या आता है, रे आता है। अच्छा, अगर इसका बात करें 2D फिगर का जब बात करें, 2D फिगर का जब बात करें तो 2D फिगर में क्या क्या आ रहा था, और 2D फिगर में बहुत सारे फिगर्स आ रहे थे, जैसे ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलैटरल। अब मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप था क्या, रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा PARALLELO पैरेललोग्राम, चौथा रोम्बस, पांचवा काइट ले लो, एक और मैं भूल रहा हूं क्या, नहीं नहीं 6, इसको भी 2D फिगर में ही रखो, सर्किल को भी 2D फिगर में ही रखो। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी और एक्सप्लेन करूंगा, ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो अभी बस समझा रहा हूं। इसका देख लो 3D फिगर में। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और सारे पॉलीगॉन्स, और सारे पॉलीगॉन्स। इसके बाद ये जो 3D फिगर होते हैं, तो 3D फिगर में सारे सॉलिड्स, सारे सॉलिड फिगर, सारे सारे सॉलिड फिगर, जैसे अगर मैं एक पहला सॉलिड फिगर का नाम लूं क्यूबॉइड, दूसरा सॉलिड फिगर का नाम लूं तो क्यूब, तीसरा सॉलिड फिगर का नाम लूं तो सिलेंडर, सिलेंडर, फिर चौथे का कोन, फिर स्फीयर, फिर फ्रस्टम। ठीक है। अच्छा, तो अगर ढंग से इसका बात करें तो ट्रायंगल का मेरे ख्याल से डायग्राम जानते हो, ट्रायंगल का डायग्राम ये देखो, जिसके 3 साइड होते हैं, जिसके 3 साइड होते हैं। क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं जिसके 4 साइड, हाँ देखो मैंने बोला था ना क्वाड्रिलेटरल में मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल में एक ट्रेपीजियम भी आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल में एक, यहाँ पर 7वां नंबर में ऐड कर लो, अच्छा नीचे लिख देता हूँ, इधर 7वां नंबर में ऐड कर लो ट्रेपीजियम। ठीक है, देखो देखो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, बट ये चारों साइड का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है जो मैथ्स में हम लोग को पढ़ना होता है,
कहाँ पढ़ना होता है? मैथ्स में। पर मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूंगा कि कौन क्या होता है, ठीक ना? हाँ, पैरेललोग्राम कर दिया, देखो। पतंग तो मेरे ख्याल से देखे ही होंगे। काइट, सर्कल, ठीक है। और ट्रेपीजियम तुम्हारा यही होता है, ट्रेपीजियम। इन सब के बारे में मैं एक बार पट से जिक्र कर दे रहा हूँ, ठीक ना, कि कौन क्या होता है। देखो, ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं? 3 साइड। और ट्रायंगल के बहुत सारे कैटेगरीज भी होते हैं जो हम लोग आगे आने वाले मैथ्स के सेशन में पढ़ेंगे, ठीक ना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ऐसे फिगर को बोलते हैं जिसका 4 साइड होता है। क्वाड्रिलेटरल ऐसे फिगर को बोलते हैं जिसका 4 साइड होता है। रेक्टेंगल, देखना, तो देखो 2D फिगर में ना, जैसे इसमें सिर्फ डायमेंशनल फिगर में सिर्फ हम लोग लेंथ का बात करते हैं, इसमें सिर्फ किसका बात होता है? लेंथ का। बट 2D फिगर में लेंथ के साथ साथ हम लोग ब्रेथ, यानी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई का भी बात करते हैं, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई का भी बात करते हैं। ट्रायंगल में तो सिर्फ लेंथ ही बोलोगे, बट जितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जितने क्वाड्री और उसके बाद जितने ट्रेपीजियम होते हैं ना, सॉरी ट्रेपीजियम बोल रहा हूँ, जितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना, इन सब का लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। जैसे रेक्टेंगल में देखो, लेंथ से ही पता चल रहा है लंबाई, यानी लंबा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग लेंथ बोल देंगे और ये छोटे वाले पार्ट को ब्रेथ बोल देंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, रेक्टेंगल में लेंथ बड़ा होता है और ब्रेथ छोटा होता है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, स्क्वायर में चारों साइड, यानी इसमें लेंथ बराबर ब्रेथ होता है। और रेक्टेंगल में जो ये कोण बनता है ना, यहाँ पर जो ये कोण बनता है, ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे ये जो जितना कोण है, ये जो चारों कोण है ना, ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। स्क्वायर में ये चारों कोण भी कितने का बनता है? 90 डिग्री का। बट देखो, रेक्टेंगल की तरह ही पैरेललोग्राम लगता है। ये देखो, ये लेंथ हो गया और ये वाला ब्रेथ हो गया, और इसमें भी लेंथ बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है। बट रेक्टेंगल की तरह इसका जो ये कोना होता है ना, कोना पर 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री के अलावा कुछ भी होगा। अगर ये चारों 90 डिग्री हो गया ना, अगर ये चारों 90 डिग्री हो गया, तो वो क्या बन जाता था? रेक्टेंगल। वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। आगे रोम्बस, रोम्बस भी स्क्वायर की तरह होता है, चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड, और लेंथ बराबर क्या होता है? ब्रेथ। बट रेक्टेंगल स्क्वायर में देखोगे ना, तो चारों एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बट रोम्बस में ऐसा सीन नहीं होता है, ऐसा सीन नहीं होता है। यहां तक समझ में आया? काइट का ध्यान दोगे ना, तो काइट में एडजेसेंट, क्या मैंने बोला? एडजेसेंट मीन्स होता है बगल वाला, बगल, बगल वाला। देखो, इस साइड का बगल ये वाला होगा और इस साइड का बगल ये वाला होगा। तो बोलता है ना काइट में कि जो एडजेसेंट साइड होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। काइट का जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या होता है? देखो, तो इसका एडजेसेंट ये वाला है, इसका एडजेसेंट, तो ये आपस में इक्वल है, और इसका एडजेसेंट ये वाला है, तो ये आपस में इक्वल है, ठीक है। उसी प्रकार सर्कल हो गया। पॉलीगॉन्स जानते हो ना, जैसे ये देखो, तो ये एक पॉलीगॉन में आता है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड। तो 5 साइड के पॉलीगॉन को हम लोग पेंटागॉन बोलते थे। 6 साइड को हेक्सागॉन, 7 साइड हेप्टागॉन, 8 साइड वाले को ऑक्टागॉन, 9 साइड वाले को नोनागॉन, और 10 साइड वाले को डेकागॉन, ठीक है। और ये देखो, ये हो गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है ना, कि ये देखो, ये दोनों पैरेलल होते हैं। पैरेलल साइड पता है ना, कि जो आगे जाकर कभी नहीं मिलेंगे, जितना भी बढ़ा दो, जैसे रेल का पटरी कभी मिलेगा आपस में? आगे जाके देखते हो कि रेल का पटरी ऐसे मिल जाता है? नहीं ना। तो पैरेलल साइड उनको बोलते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं। तो देखो, ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ये लंबाई में बराबर होंगे। देखो, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। और 2 नॉन पैरेलल साइड होते हैं, 2
क्योंकि देखो इसको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आगे बढ़ाएंगे ना तो कहीं पे जाके क्या होगा, मिल जाएगा, तो जब आगे जाकर मिल जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, नॉन पैरेलल साइड। अब बोलोगे इतना देरी से कि अभी मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा रहे थे या मैटर, तो उसके बाद ये मैथ क्यों आ गया भाई बीच में। तो देखो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक ना, कि डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, फिर 2 डायमेंशनल होते हैं, फिर 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक ना। 2 डायमेंशनल को सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, अगर 2 डायमेंशनल का बात किया जाए, अगर 2 डायमेंशनल का बात किया जाए, अगर 2 डायमेंशनल का बात किया जाए तो 2 डायमेंशनल को सिर्फ क्या किया जा सकता है, सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ढंग से देखा जाए तो 2 डायमेंशनल को सिर्फ क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है किसी प्लेन पर, सिर्फ हम किसी प्लेन पर इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और 2D फिगर का हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं और एरिया निकालते हैं, बस इससे ज्यादा हम लोग 2D फिगर में कुछ नहीं कर पाते, और इसका सिर्फ लेंथ। 1D फिगर का यानी बोले तो डायमेंशनल फिगर का सिर्फ क्या निकाल पाते हैं, लेंथ। 2D फिगर का क्या निकाल पाते हैं, और एरिया दोनों। बट जो ये 3D फिगर होता है ना, जैसे 3D फिगर में सबका मैंने पहले एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक ना। जैसे तो इधर डायग्राम होगा, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, नाम लिखता हूँ सबका, ये हो गया स्क्वायर, देखो ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूब, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया कोन, ये हो गया फ्रस्टन। जो घर में बाल्टी होता है ना, टेक्निकली देखोगे ना तो ये उसी की तरह लगता है ना। अच्छा, ये हो गया स्फीयर। तो जरा ध्यान देना मेरी बातों को। तो देखो 2D फिगर में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, तो 3D फिगर में 3 चीज होते हैं, 3 मेजरमेंट्स होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और हाइट होता है। लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो जरा इन फिगर्स में देखना, इसमें ये वाला ये हाइट है, ये लंबा वाला देखना, ये क्या है, लेंथ है, लंबा वाला लेंथ, ये क्या है, ब्रेथ है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 मेजरमेंट्स आए, इसमें कितने मेजरमेंट्स आए, 3 मेजरमेंट्स आए। बट अगर मैं एक 2D फिगर का बात करूं, एक 2D फिगर का बात करूं, तो इसमें जरा ध्यान से देखोगे 2D फिगर में, तो ये सिर्फ देखो, ये सिर्फ क्या आ गया, लेंथ और सिर्फ ब्रेथ। लेंथ मीन्स लंबाई, लेंथ मीन्स ब्रेथ मीन्स और हाइट मीन्स ऊंचाई, हाइट मीन्स ऊंचाई, ठीक ना। तो देखो ये लंबाई हो गया क्यूबॉइड में, ये चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। और ध्यान रखना इसमें लेंथ बड़ा होता है और ब्रेथ, और हाइट जो होता है ना वो लेंथ के बराबर भी हो सकता है या ब्रेथ के बराबर भी हो सकता है। जो हाइट होता है वो लेंथ के भी बराबर हो सकता है, हाइट जो है ब्रेथ के बराबर भी हो सकता है, और हाइट किसी के बराबर भी नहीं हो सकता, उसका खुद का भी मेजरमेंट हो सकता है, ऐसा भी हाइट का खुद का भी मेजरमेंट हो सकता है, हाइट का खुद का भी मेजरमेंट हो सकता है, ठीक ना। जैसे अगर लेंथ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, चलो 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकता है, या फिर हाइट 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है ब्रेथ के बराबर भी, या फिर हाइट 4 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। आया समझ में।
क्यूब में भी देखो ये साइड्स हो गए और ये क्या हो गया, हाइट। तो क्यूब में क्या होता है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है। देखो जनरली लोग क्यूब में ब्रेथ नहीं बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ये साइड ही ना है, बताओ ना, ये साइड ही ना है, इसको साइड ना बोलोगे, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये चार साइड, तो साइड ही ना बोलोगे। तो क्यूबॉइड में जो तीनों साइड होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो अलग अलग होते हैं, बट क्यूब के सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिलेंडर में देखो ये ऊंचाई हो गया ना, कोन में देखो ये ऊंचाई हो गया ना, फ्रस्टम में देखो ये ऊंचाई हो गया ना। स्फेयर में ऊंचाई नहीं होता है, स्फेयर का ऊंचाई नहीं लेंगे। स्फेयर में हम लोग रेडियस को ही इसका हाइट बोलते हैं। ये जो रेडियस हो गया ना, इस रेडियस को ही क्या बोल देते हैं, हाइट मान के चल लेते हैं। ठीक, देखो ये इसमें तो लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं आया, लेंथ ब्रेथ हाइट मेरा वो मोटिव नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मेरे को ये समझाना है ना, इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझाना है। तो इसमें सिर्फ लेंथ होता है, 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है, और 3D में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3D फिगर को हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। फिजिकली क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच या फील जो भी बोलो, इसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, तो हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें दिख रही है इस धरती पर, जिसको भी हम लोग टच कर सकते हैं, उन सबको हम लोग 3D फिगर बोल देंगे। अब देखना मास, सॉरी मास के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम और डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी सिर्फ 3D फिगर्स का होता है, यानी सॉलिड फिगर का होता है। वॉल्यूम, डेंसिटी और मास ये सिर्फ किसका होता है, 3D फिगर का। क्योंकि भाई इसको तो ड्रॉ कर पा रहे हैं ना, डी, हाँ इसको भी सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, वन डायमेंशनल को भी सिर्फ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, तो टेक्निकली वॉल्यूम होता क्या है, तो हमारे अगल बगल सब कुछ वॉल्यूम क्या बोलेंगे, 3D फिगर्स है। तो 3D फिगर्स के अंदर के खाली जगह को ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। 3D फिगर्स के अंदर के खाली जगह ही को क्या बोल दिए, वॉल्यूम। 3D फिगर के अंदर के खाली जगह को ही क्या बोल दिए, वॉल्यूम। जैसे इधर देखो, ये मेरा क्या है, एक न्यू पेज लेते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी तुमको 3D फिगर्स दिख रहे हैं, ये 3D फिगर है ना, इस 3D फिगर के अंदर खाली जगह दिख रहा है, इस 3D फिगर के अंदर खाली जगह दिख रहा है, इस 3D फिगर के अंदर खाली जगह दिख रहा है। देखो तो खाली जगह के अंदर तुम सामान रख सकते हैं, तो इस खाली जगह को ही क्या बोल दिए, इस खाली जगह को ही क्या, खाली जगह को ही क्या बोल दिए, वॉल्यूम। यानी 3D फिगर के अंदर के जगह को, खाली जगह को ही क्या बोल दिए, 3D फिगर के अंदर के खाली जगह को ही क्या बोल दिए, वॉल्यूम। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक चीज बहुत गौर से सुनना, एक चीज बहुत गौर से सुनना। देखो मैं ऐसा मान के चलूं ना कि ये दोनों बराबर साइज में, ये दोनों, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, दोनों का वॉल्यूम क्या है। अच्छा वॉल्यूम पता है कैसे निकलता है, वॉल्यूम पता है कैसे निकलता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करने से निकलता है। यानी इसके लेंथ, इसके ब्रेथ और इसको हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। क्या निकलेगा, और तुम ट्रायंगल का फॉर्मूला बोल रहे हो ना, उसका होता है हाफ बेस इंटू हाइट, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक ना, ध्यान देना। कोई दिक्कत यहां तक? एक चीज और समझना, एक चीज और समझना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट का बात करें ना, तो इसका सिर्फ यूनिट होता है, इसका सिर्फ क्या होता है, यूनिट। अगर 2D फिगर का बात करें ना, तो इसमें 2 यूनिट होता है। ये 2 यूनिट पता है कैसे पहचानेंगे, एरिया से।
एरिया में किसी का भी एरिया लिखते हैं ना तो लिखते हो स्क्वायर, सॉरी 2 यूनिट मैंने लिख दिया, स्क्वायर यूनिट होता है, एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है। याद करो, जैसे लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही ना लिखते हैं। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। एम स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, एम का स्क्वायर का मतलब मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। और इसमें क्या होता है, ध्यान देना, वॉल्यूम क्या होता है, और अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो 3 यूनिट ना हो गया बाबू, इसलिए इसका यूनिट चढ़ता है क्यूबिक यूनिट। क्या यूनिट चढ़ता है? तो वॉल्यूम का जब भी यूनिट निकालेंगे क्या निकालेंगे? क्यूबिक यूनिट। और क्यूबिक यूनिट होता है एम क्यू, सेंटीमीटर क्यू, या फिर इसका मतलब हो गया कि 3 बार मीटर मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब 3 बार मिलीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे जैसे मैं समझाता हूं, लेंथ क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर में मान के चलता हूं। हाइट क्या हो गया? हाइट क्या हो गया? हाइट क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। और ब्रेथ क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या करूंगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो बताओ तो, 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 2 8, और ये तीनों भी आपस में, यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू कितना बार सेंटीमीटर आया है? 3 बार। तो इसलिए इसका कैसा यूनिट चढ़ता है बाबू? 3। देखो, तो इसका क्यूबिक यूनिट होता है। ध्यान देना आगे, इसका वॉल्यूम, तो मैं यहां पर ऐसा मान के चलूं, इसका जो वॉल्यूम है ना 100 सेंटीमीटर क्यू है। अब ये समझ में आ रहा होगा 100 सेंटीमीटर क्यू कैसे आया होगा। सपोज दैट लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ बोल दूं 5 सेंटीमीटर और हाइट बोल दूं, तो देखो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 टू 10 इंटू 10 100, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। और इसका भी मैं बोल दे रहा हूं ना, ये कितना है? दोनों का वॉल्यूम क्या है? आपस में सेम है। बट मैं समझाना चाह रहा हूं डेंसिटी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? डेंसिटी। तो देखो, अगर डेंसिटी का जरा ध्यान देना, यहाँ पे डेंसिटी वाला कहाँ गया? यहाँ पे देखो, डेंसिटी का क्या लिखे हैं? इट इज, वॉल्यूम तो समझ में आ गया ना, 3D फिगर के अंदर के खाली जगह को क्या बोल दिया? वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो गया कि देखना, इट इज एसेंशियली अ मेजरमेंट ऑफ हाईली टाइट मैटर इन अ पैक्ड टुगेदर, इज अ पैक्ड टुगेदर। समझना इसका मतलब। तुम हमको बात बताना, ये जो गोल गोल बनाए थे, ये क्या बनाए थे? बॉल बनाए थे, ठीक ना? तो इसमें देखो, तो बॉल थोड़ा दूर दूर रखे हुए हैं ना, तो हमने इसमें बोल दिया ना कि इसमें जो बॉल दूर दूर करके रखा है, तो मैंने इसमें सिर्फ 20 बॉल रख सकते हैं। हम इसमें कितने बॉल रख सकते हैं? इसमें बॉल जो रह रहा है वो दूर दूर रह रहा है, दोनों का जो कि वॉल्यूम बराबर है, दोनों का वॉल्यूम क्या है? बराबर है। बट इसमें जो बॉल रख रहे हैं ना, वो दूर दूर रख रहे हैं। इसमें बॉल साथ में रह ही नहीं पा रहा है, इसमें बॉल जो साथ में है वो नहीं रह पा रहा है। बट इसमें क्या हुआ, इसमें जो भी बॉल रखे हुए हैं ना, वो सारे एक साथ सटा सटा कर रखे हुए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर मैंने 50 बॉल रख दिए। कितने बॉल रख दिए? अच्छा, इसमें 20 बॉल क्यों रखा है ऐसे? क्योंकि इसमें बॉल दूर दूर है, इसमें बॉल क्या है? बहुत पास पास है, नजदीक नजदीक है, सटा के रखा हुआ है। तो हम बोल देंगे ना, तो ऐसे केस में बोल देंगे कि इसका डेंसिटी कम है और इसका डेंसिटी
ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर है ना, दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है। बट हो क्या रहा है कि इसमें सिर्फ 20 बॉल रख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ कितना बॉल रख पा रहे हैं, बट इसमें कितना बॉल रख पा रहे हैं, 50। वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम समझ में आया था, मैंने अच्छे से समझा दिया था। इसका वॉल्यूम, सॉरी इसका वॉल्यूम भी 100 सेंटीमीटर, क्यों, इसका भी वॉल्यूम, बट इसमें कितना बॉल रख पाया, इसमें कितना बॉल रख पाया, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा सामान रख पाएंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, सॉरी डेंसिटी इसका ज्यादा हुआ। तो डेंसिटी क्या हुआ कि किसी भी वॉल्यूम में तुम किसी भी पार्टिकल को कितना टाइटली पैक करके रख सकते हो, किसी भी वॉल्यूम में या किसी भी खाली जगह में, किसी खाली जगह में कितने टाइटली किसी वस्तु को रख सकते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, वही इसका क्या हो जाता है, डेंसिटी। तो देखो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर था, बट तो ज्यादा टाइटली किस में रख पा रहे थे, इस वाले में कि इस वाले में, इस वाले में, ठीक है। अब यहीं से आ गया, अब बताओ तो ज्यादा सामान हम किस में रख पाएंगे, इस वाले जिसका डेंसिटी ज्यादा है या जिसका डेंसिटी कम है, ज्यादा है। तो अब बताओ तो जिसमें ज्यादा बॉल रहेगा उसका मास भी क्या होगा, उसका मास भी क्या होगा, ज्यादा, और इसका मास क्या होगा, कम होगा। बोलो मास समझ में आया? आज मास मैंने थोड़े अलग तरीके से समझाया, आज मैंने मास थोड़े अलग तरीके से समझाया, आया समझ में? वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी 3D फिगर के अंदर कितना, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी क्या हो गया कि किसी भी वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस को कितना टाइटली पैक करके रख सकते हैं, कितना टाइटली पैक करके रख सकते हैं। अब वहीं पर मास समझाएं तो किसका मास ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा हो उसका मास भी ज्यादा। यानी हम बोल सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने समझाया था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, 7-8 में भी हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब कि ये जितना बढ़ेगा, अगर लेफ्ट साइड वाला जितना बढ़ेगा राइट साइड भी, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका मास भी ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका डेंसिटी भी ज्यादा, जिसका मास कम उसका डेंसिटी भी कम, जिसका डेंसिटी कम उसका मास भी कम। अगर मास का मैंने डेफिनेशन लिखना चाहा तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट। अब मेरा बात समझा, ये जो डेफिनेशन लिखा है ना मैंने, समझाता हूं। तुम मेरे को बात बताओ, ये मेरा रूम है ना, ये बॉक्स है, एक प्रकार का रूम ही है ना मेरा, ये एक प्रकार का क्या है, रूम है। अब बताओ इस रूम के अंदर मैंने कुछ मैटर ही डाला है ना, ये मैटर क्या है, मेरा बॉल है, इसमें जो मैंने मैटर डाला है वो भी क्या है, बॉल है। तो बताओ किस में ज्यादा मैटर मैंने डाल दिया, इस वाले में, तो यही इसका मास हो जाता है। यानी किसी मैटर में जितना उसके अंदर सब्सटेंस है ना, सॉरी किसी भी जगह में, किसी भी खाली जगह में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर डाला हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रूम मेरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, वस्तु हो सकता है, तो इसके अंदर कितना मैटर डाला हुआ है वही क्या हो जाएगा बाबू, मास, वही क्या हो जाएगा, मास। चलो देखो हमने आज क्या क्या सीखा, एटम सीखा, क्या सीखा, एलिमेंट सीखा, कंपाउंड सीखा, फिर क्या सीखा, डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सीखा, और क्या सीखा,
वॉल्यूम सीखा, डेंसिटी देख सीखा और मास सीखा। मैंने एक चीज और बोला था, वेट। हाँ मैटर भी तो सीखा, सॉरी। अच्छा पहले वेट लिख देता हूँ, वेट। और एक चीज और क्या सीखा, मैटर। मैं मास और वेट कर कर क्लास खत्म करता हूँ, मास और वेट कर कर क्लास खत्म करता हूँ। जैसे बस छोटा सा क्लास है और छोटा सा देखो, इधर साइड मैंने मास लिख दिया, इधर साइड मैंने वेट लिख दिया। सपोज दैट तुम अर्थ पे हो, कहां पर हो, अर्थ पर। याद रखना मास को हम लोग केजी में नापते हैं, केजी, ग्राम, यही सब में। वेट एक फोर्स होता है, वेट क्या होता है, जिसका यूनिट होता है, जैसे मास का यूनिट केजी होता है तो फोर्स का भी, वेट का भी यूनिट क्या होगा, नहीं, न्यूटन। क्या होता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं। देखो फर्स्ट केस में अर्थ ले रहे हैं, ठीक ना। तो अगर मैं बोलूं कि अर्थ पर तुम्हारा वेट अगर 50 केजी है ना, तो जरूरी नहीं है कि मास पर भी, सॉरी देखो, अगर अर्थ पर तुम्हारा मास 50 केजी है ना, और अगर मैं मून पर बोल दूं कि मून पर तुम्हारा मास कितना है ना, तो मून पर भी मास उतना ही रहेगा, मून पर भी मास। जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर मैंने दो पार्टिकल रख दिए। बॉक्स के अंदर कितने पार्टिकल रख दिए, दो पार्टिकल। ये अर्थ पर हो अभी। अच्छा तो मून पर जाओगे, मून पर जाओगे तो ये जो अंदर के दो पार्टिकल हैं क्या वो गायब हो जाएंगे, फिर भी तो दो पार्टिकल ही न रहेंगे ना अंदर। पार्टिकल चेंज हुआ, नहीं हुआ। बट वेट के केस में अलग होता है, वेट के केस में अलग होता है। वेट पता है क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना, कि कोई बड़ी ऑब्जेक्ट, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट जब छोटी ऑब्जेक्ट को, छोटी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, तो उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल। अच्छा मेरे को बताओ, अर्थ बड़ा कि मून बड़ा, अर्थ बड़ा। इट मीन्स ये जो अर्थ है ना मून को अपनी ओर खींच रहा है, ये अर्थ अपनी ओर मून को क्या कर रहा है। अच्छा अर्थ बड़ा कि हम लोग बड़े, अर्थ बड़ा, यानी अर्थ भी हम लोग को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो हम लोग तो अर्थ के अंदर रहते हैं, तो अर्थ हम लोग को अपने नीचे खींच रहा है। कहाँ खींच रहा है, अपने नीचे। अच्छा हमको एक चीज और, एक चीज और, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। तो अगर हम अर्थ पे हैं तो अर्थ बड़ा ऑब्जेक्ट है और मून क्या है, अर्थ के मुकाबले क्या है, छोटा है। तो कौन ज्यादा तेजी से खींचेगा, अर्थ ज्यादा तेजी से खींचेगा कि मून ज्यादा तेजी से खींचेगा, अर्थ ना। आज सुनते हो कि मून पर लोग उड़ते हैं, क्यों, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है। और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून के रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा। इसलिए देखते हो अर्थ पर हम लोग उड़ पाते हैं नहीं, बट मून पर जरा सा जंप करते हैं तो देखते हो कि साइंटिस्ट लोग ऊपर में क्या कर जाते हैं। तो बोला जाता है ना कि अर्थ पर जो वेट होगा ना मून पर वो वेट नहीं होगा, अर्थ पर जो वेट होगा मून पर वो वेट। अगर मान के चलो अर्थ पर तुम्हारा वेट अगर मैं बोलूं सपोज दैट 400 न्यूटन है ना, तो मून पर ये बहुत कम जाएगा। मून सपोज दैट इतना है 480 न्यूटन है ना, तो मून पर ये पता है कितना कम जाएगा, मून पर 80 न्यूटन हो जाएगा, बस इतना कम जाता है। ये न्यूटन का क्या खेल है ना, मैं मोशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये न्यूटन का क्या खेल है, मैं मोशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझे।
अच्छा, अगर हमको वेट से मास से वेट निकालना है तो पता है क्या करते हैं, चाहे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज दैट अगर किसी का मास 50 केजी है ना, तो हम बोलेंगे कि बताओ उसका वेट कितना होगा ना, तो तुम्हारा मन है, अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करने का है 9.8 से मल्टीप्लाई करो, या 10 से मल्टीप्लाई करने का है। तो अगर किसी का मास कितना है 50 केजी है ना, तो उसका वेट क्या होगा, कितना 500 होगा। क्यों, 50 गुने 10 कितना हो जाएगा 500 न्यूटन, ये होता है। तो वेट को बहुत लोग केजी में लेकर चलते हैं, वो बहुत गलत होता है। वो एक्चुअली मास निकालते हैं। जो वेइंग मशीन होता है ना, वो मास दिखाता है। वेइंग मशीन क्या बताता है, मास, क्योंकि मास का यूनिट क्या चीज होता है, केजी, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। दिस बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक ना। मास अर्थ पर मून पर बराबर रहेगा, बट वेट अर्थ और मून पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है। और पता है कितना गुना कम जाता है मून पर, 6 गुना कम जाता है। कितना गुना, अगर अर्थ पर जितना वजन है और वेट है ना, मून पर उसका 6 गुना कम हो जाएगा। 6 गुना कम, कितना कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। तो बोलो आज का सेशन समझ में आया। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा ना, कि इस पूरे सेशन को एक बार वापस देख लेना, 2x स्पीड पर, नहीं तो 1.5x स्पीड पर पूरा देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना।